तो हेलो स्टूडेंट्स, इससे पिछली वीडियो में हमने संख्या पद्धति का प्रश्नावली 1.1 देखा। उसमें हमने काफ़ी सारी संख्याएं देखी, जैसे कि पूर्ण संख्याएं देखी, प्राकृत संख्याएं देखी और पूर्णांक देखे, परिमेय संख्याएं देखी। उन पर आधारित हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किए कि किसको प्राकृत संख्या कहते हैं, किसको पूर्ण संख्या कहते हैं, किसको परिमेय संख्या कहते हैं और कौन से पूर्णांक होते हैं। तो पूर्णांक दोनों तरह के होते हैं, धनात्मक भी होते हैं, ऋणात्मक भी होते हैं। तो एक जनरल इंट्रोडक्शन में आपको दे देता हूँ। एक जैसे सिंपल रेखा पे, ठीक है, ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया। इधर 1 2 3 4, ठीक है, एक तरह से अनंत की लाइन होती है और -1 -2 -3 -4, ठीक है। तो हमारे पास जो प्राकृत संख्या होती है, प्राकृत संख्या कौन सी होती हैं? ये वाली, ये होती हैं प्राकृत संख्याएं, ठीक है। जैसे कि 1 2 3 4 5 n, जो भी पॉजिटिव में आएगी, धनात्मक श्रेणी में जितनी भी संख्या आएंगी वो सभी प्राकृत संख्या कहलाएंगी, जिनको हम काउंट कर सकते हैं एक तरह से, ठीक है। अब जो पूर्ण संख्या होती हैं, एक होती है पूर्ण संख्याएं, ठीक है। पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? यदि प्राकृत संख्याओं में जीरो को भी ऐड कर दिया जाए, यदि प्राकृत संख्याओं में जीरो, शून्य को भी ऐड कर दिया जाए, यानी कि शामिल कर लिया जाए, तो ये सभी की सभी पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं, ठीक है। ये सभी की सभी पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। उसके बाद आता है पूर्णांक। जब पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक में जैसे ये प्राकृत संख्या है, सभी धनात्मक हैं, इसमें यदि जीरो इंक्लूड कर देंगे तो ये सभी पूर्णांक संख्या हो जाएंगी। और जैसे ही हम इसमें ऋणात्मक संख्याओं को भी ऐड कर देते हैं तो ये सभी के सभी पूर्णांक हो जाते हैं, ठीक है। ये सभी के सभी पूर्णांक हो जाएंगे। अब इसके बाद में तो पूर्णांक क्या है कि ऋणात्मक भी होते हैं, ऋणात्मक एंड धनात्मक, ये दोनों तरीका के होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में हमने एक संख्या और पढ़ी थी, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में क्या था? परिमेय संख्या में था कि वो संख्याएं जिनको हम p/q यानी कि p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी कि q का मान कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक है। तो वो संख्याएं परिमेय संख्या कहलाएंगी। अब परिमेय संख्याएं कौन सी वाली होती हैं? जैसे p का मान को हम ले लेते हैं, कौन सा ले लेते हैं? 3 ले लेते हैं, ठीक है। और q का मान लेते हैं हम 2। तो 3/2 यानी 3/2 एक परिमेय संख्या है, जिसको हम जैसे कि मान के चलो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 3/2 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं हम 1/2, ठीक है। इस तरह से जैसे मान के चलो कोई भी ऋणात्मक संख्या भी हम ले सकते हैं, जैसे -2 ले लिया डिवाइडेड बाई 1 ले लिया, तो ये तो हो गया पूर्ण और ये क्या हो गया?
हर। ठीक है, ये तो हो गया P और ये हो गया Q। ठीक है, इसी तरह से हम कोई भी संख्या ले लेंगे। एक और संख्या ले लेते हैं -3/2। ठीक है, तो ये भी एक परिमेय संख्या होगी। तो एक इस बात से एक निष्कर्ष निकल के आता है कि जो पूर्णांक हैं वो सभी परिमेय संख्या हो सकते हैं। और इसमें एक चीज़ और है, जैसे सभी प्राकृत जो सभी प्राकृत संख्याएं, ठीक है, इसी लाइन पर सभी की सभी संख्याएं आ रही हैं। तो प्राकृत संख्या कौन सी है? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, जब ये संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं तो ये जो प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्या होंगी। तो सभी प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, इसी तरह सभी पूर्ण संख्याएं भी परिमेय संख्या होती है। ठीक है, ये डू का निशान है, इसका मतलब ये होता है कि जो ऊपर लिखा है वही नीचे लिखा है। ठीक है, इसी तरह से सभी पूर्णांक जो होते हैं, चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, सभी की सभी जो पूर्णांक होंगे वो परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है, ये पुरानी वीडियो का जो परिचय है एक तरह से वो मैंने आपको बताया है, कौन सी प्राकृत संख्या होती है, कौन सी पूर्ण संख्या होती है, पूर्णांक संख्या कौन सी होती हैं और परिमेय संख्या कौन सी होती है। ठीक है, इससे संबंधित हमने प्रश्नावली 1.1 में क्वेश्चंस भी किए हैं, तो आप वो पुरानी वीडियो मेरी देख सकते हो। यदि उसमें कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो। और इसके बाद हम प्रश्नावली 1.2 में चलेंगे। तो 1.2 में कौन सी संख्याएं आती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, किस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसको देखेंगे। और तो चलो प्रश्नावली 1.2 की रूपरेखा समझ लेते हैं कि क्या होता है उसमें, कौन कौन सी संख्याओं के बारे में हमें उसमें पढ़ना है। एक बात यह है कि हम जो भी संख्याएं पढ़ेंगे वो सभी की सभी संख्याएं रेखा पर उपलब्ध होंगी। जो एक रेखा होती है वो एक तरह से मान लो ऋणात्मक अनंत से धनात्मक अनंत की ओर जाती है, तो उसी रेखा पर सभी की सभी संख्या विद्यमान होती है। ठीक है, तो अब हम जो नेक्स्ट प्रश्नावली में पढ़ेंगे वो होती है अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्याओं में होता क्या है स्टूडेंट्स कि जैसे हमने पढ़ा था परिमेय संख्याएं। ठीक है, परिमेय संख्याओं में क्या था, परिमेय संख्याओं को अपन P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो अपरिमेय संख्याएं क्या होंगी, इसका उल्टा होंगी। बिल्कुल उल्टा होने से मतलब ये नहीं कि Q ऊपर चला जाएगा P नीचे आ जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि परिमेय संख्याओं को P/Q से डिनोट किया जाता है, जबकि अपरिमेय संख्याओं को P/Q से डिनोट नहीं किया जाता है। जहाँ पर P एंड Q तो है पूर्णांक ही, लेकिन Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो किस तरह की संख्याएं जो होती हैं, जो परिमेय संख्याएं होती हैं, और किस तरह की संख्या होती हैं जो अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याओं का मान जैसे कि ये अंडर द रूट, ये एक चिन्ह है, सिंबल है अंडर द रूट। ठीक है, तो अपरिमेय संख्याएं क्या कहलाएंगी, अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी उन सभी अभाज्य संख्याओं का रूट। जैसे अभाज्य संख्या कोई भी ले लेते हैं,
m है, तो m एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्याएं हमारे पास कौन कौन सी होती हैं? जैसे ये लेख चलते हैं, दो अभाज्य संख्या है, दो को दो से ही भाग दोगे तो ही कटेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसमें एक से भाग दे दोगे, एक से तो सभी में चला जाएगा, तो इसका मतलब तो ये है कि सभी भाज्य हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि ये भाज्य हो जाएगी, ठीक है। तो दो जो अभाज्य संख्याएं क्या होती है, एक तरह से वो भी समझ लो कि अभाज्य संख्याएं वो होती हैं अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो या तो खुद से कटें, जैसे कि 3 है, 3 को हम 2 से नहीं काट सकते, ठीक है, 3 से ही काट सकते हैं, तो ये एक तरह की अभाज्य संख्या है। 5 है, इसको 5 से ही डिवाइड किया जा सकता है। 7 है, इसको 7 से डिवाइड किया जा सकता है। 11 है, इसको 11 से डिवाइड किया जा सकता है, जिसमें खुद का ही भाग जाए और किसी का भाग नहीं जाए, ठीक है। ये होती हैं अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी हमारे पास, जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है, 5 हो गया, 7 हो गया, ठीक है। और कौन सी संख्या है, एक तरह से ये मान लो कि 11 हो गया, 13 हो गया, ठीक है, 17 हो गया। ये सभी की सभी अभाज्य संख्याएं, ये खुद के अलावा किसी और से विभाजित नहीं होती हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, आपको अभाज्य संख्या समझ में आई होगी कि अभाज्य संख्या क्या होती है, ठीक है। तो अब अपरिमेय संख्याएं देखते हैं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो अपरिमेय संख्याएं वो होती हैं जहां m एक अभाज्य संख्या है एवं जिनका वर्गमूल नहीं लिया जा सकता, जिनको इसी फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अपरिमेय संख्याएं जिनका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं लिया जा सकता है, वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो एक तरह से जैसे कोई, अब रेखाखंड पे इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे, ठीक है, क्योंकि अब हम 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है, 1, 2, 3, 4, जैसे मान के चलो अंडर रूट 2 है, ठीक है, इसकी वैल्यू हम सिद्ध करेंगे कि इसकी वैल्यू क्या होती है, वो नेक्स्ट 10th क्लास की बात है, तो अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसको संख्या रेखा पर किस तरह से विद्यमान करेंगे, क्योंकि ये संख्या है अपरिमेय संख्या है, ये इसी संख्या रेखा पर विद्यमान होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इसी रेखा पर सभी प्रकार की संख्याएं विद्यमान होती हैं, ठीक है। तो अंडर रूट 2 कैसे आता है, अपरिमेय संख्या हूँ, तो आपको अपरिमेय संख्या समझ में आई होगी। अपरिमेय संख्या क्या है, अब जैसे आपको एक क्वेश्चन दे देते हैं कि अंडर रूट 2 को संख्या रेखा पर विद्यमान करो, ठीक है। अब ये संख्या है, अब इससे पहले एक थ्योरम और पढ़ लेते हैं कि वो थ्योरम क्या है, वो लगाई जाती है जैसे कोई अपन पढ़ेंगे उसको त्रिभुज में, कि एक होती है पाइथागोरस प्रमेय,
तो स्टूडेंट्स, इसका सभी ने नाम सुना होगा, आपने पुरानी कक्षाओं में पढ़ा होगा कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। तो ये कोई त्रिभुज है ए बी सी, ये इसका आधार है, ठीक है, और ये इसका लंब हो गया और ये इसका कर्ण हो गया, ठीक है। तो आधार, लंब और कर्ण, पाइथागोरस प्रमेय इसी पे आधारित है। और इसमें एक कोण होता है 90 डिग्री का, ये महत्वपूर्ण होता है। यदि ये 90 डिग्री का कोण नहीं हो तो पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर लागू नहीं होगी, ठीक है। तो √2 संख्या रेखा पर विद्यमान करनी, ठीक है। तो एक पहले संख्या रेखा ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ ले लेते हैं 0, यहाँ ले लेते हैं 1, यहाँ ले लेते हैं 2, ठीक है। अब ये तो एक तरह से एक मान चलो एक हो गया, ये लंबाई का आधार हो गया, ठीक है, जिसकी 1 सेंटीमीटर या मीटर जिस भी इकाई में हम लेना चाहें उस इकाई में ले सकते हैं, ठीक है। अब इतना ही 1 मीटर का रेखा खींच लेते हैं, ठीक है, और इसको ये जो बिंदु है 0 का, इस पे मिला देते हैं, ठीक है। तो ये इस त्रिभुज की तरह हो गया, इसको हम डिनोट कर लेते हैं ए बी एंड सी से, ठीक है। अब जब एक इसका मान 1 है और इसका मान भी 1 है, क्योंकि ये इसके बराबर है, तो यहाँ पे क्या है, ये है ए सी बराबर है बी सी के, और यहाँ जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पाइथागोरस प्रमेय लगेगी वो लगेगी ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू √ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो सॉरी, ए बी इजकल टू, यहाँ पर √ यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे यदि हम स्क्वायर लगाएंगे तो ये √ हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से जैसे ही अपन इसको स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पे √ लगा देंगे, तो ए बी का मान कितना आ जाएगा, √ ये कितना है 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब आप जानते हो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यानी कि 1 गुना 1 करने पर हमें 1 ही प्राप्त होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 मिलेगा और यहाँ पे भी 1 मिलेगा, तो 1 और 1 दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे 2। तो ए बी इजकल टू √2, ठीक है। अब इसका मान आ गया √2, ठीक है। अब अब √2 को संख्या रेखा पर विद्यमान करना है। अब √2 ए और बी का मान है। अब क्या करेंगे कि जो ए और बी है इसको एक त्रिज्या मानकर, जैसे ये मान लो यहाँ से यहाँ तक कि √2 की एक क्या है त्रिज्या हो गई, सर्किल की जो होती है ना, ये सर्किल हो गया, और इसकी यहाँ से यहाँ तक की एक त्रिज्या होती है जिसको r से डिनोट करते हैं। तो एक r का मान √2 हो गया। अब इस त्रिज्या को लेके हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ से ड्रॉ करेंगे, तो ये मान के चलो यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे आया, ठीक है। तो यहाँ पे √2 का मान आ जाएगा संख्या रेखा पर, ठीक है।
तो ये संख्या रेखा पर अंडर रूट 2 को किस तरह से विद्यमान करते हैं वो आपको समझ में आया होगा। यदि इसमें किसी भी प्रकार की समस्या ही हो तो प्लीज़ कमेंट करना और मुझसे पूछ लेना, क्योंकि जैसे कोई भी समस्या आती है तो पूछने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अंडर रूट 2 को संख्या रेखा पर किस तरह से विद्यमान करना है ये हमको आ गया। अब इसी तरह से मान के चलो संख्या रेखा पर अंडर रूट 2 की जगह अंडर रूट 3 होता, अंडर रूट 3 होता। ठीक है, अंडर रूट 3 को संख्या रेखा पर विद्यमान करो। ठीक है, तो इसको कैसे विद्यमान करोगे? अब हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय वही है, उसी की फॉर्मूला है। ठीक है, फॉर्मूला सेम है, पद्धति भी सेम है। ठीक है, अब करना क्या है कि अंडर रूट हमारे पास अंडर रूट 3 आएगा कैसे? अंडर रूट 3 आने के लिए क्या करना होगा? जैसे मान के चलो आधार लेके चलते हैं अंडर रूट 2। ठीक है, एक 90 डिग्री का कोण बनाते हैं और एक त्रिभुज की संरचना करते हैं। ठीक है, ये हो गया 90 डिग्री, ये ए बी और सी, ये त्रिभुज की भुजाएं हो गई ए बी बी सी और ए सी। इसका मान ले लिया हमने अंडर रूट 2 और इसका मान ले लेते हैं हम 1। ठीक है, अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय ए बी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर। और अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा क्या? 2 प्लस 1। अंडर रूट 2 और प्लस 1 कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 3। तो ए बी का मान कितना आ गया? ए बी का मान आ गया अंडर रूट 3। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको ए बी का मान निकालना आ गया। अंडर रूट 3 कैसे निकालते हैं कि इसका आधार ले लिया अंडर रूट 2, लंब ले लिया 1 और कर्ण की वैल्यू आ गई हमारे पास अंडर रूट 3। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा नहीं कि हम आधार को अंडर रूट 2 ले रहे हैं या फिर लंब को 1 ले रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आधार इसका 1 हो और लंब इसका अंडर रूट 2 हो, तो किसी भी तरह से उल्टा सीधा करके हम लंब आधार को ले सकते हैं। तो हमारे पास प्रश्न क्या कहता है कि अंडर रूट 3 को संख्या रेखा पर विद्यमान करो। तो अंडर रूट 3 को संख्या रेखा पर विद्यमान करने के लिए देखो हमारे पास क्या आया है, अंडर रूट 2 की रेखा है हमारे पास में। यदि हम इसको 90 डिग्री मान के यहाँ से एक लंब इस पे खींच दें, ठीक है, एक लंब जिसकी लंबाई 1 होगी, ठीक है, जिसकी लंबाई 1 हो, ठीक है, इतना बड़ा, ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब इससे त्रिभुज की रचना हो गई। ठीक है, ये बी हो गया, ये ए हो गया और इसको मान के चलते हैं हम डी। ठीक है, अब ए बी डी त्रिभुज है जहां पर ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, ये कोण का निशान है, कोण को हम इस तरह से व्यक्त करते हैं, कोण बी ए डी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता चल ही गया होगा कि हमने अभी निकाला था पाइथागोरस प्रमेय से, तो बी और डी की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? बी और डी की वैल्यू अपन की निकल के आएगी अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो बी डी इक्वल टू अंडर रूट 3 हमारे पास निकल कर जाएगा। तो ये हो गया अंडर रूट 3।
ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हमें इसको सर्कल मान के, अब इसको क्या है कि त्रिज्या की वैल्यू मान लेते हैं r, यानी कि कोई सर्कल है उसकी त्रिज्या r है, r की वैल्यू हमारे पास √3, ठीक है। √3 को अपन त्रिज्या मानकर एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो √3 की वैल्यू कहाँ पे आती है? √3 की वैल्यू आती है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। √2 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे, √3 की वैल्यू हमारे पास जो रेखाखंड है उसकी वैल्यू हमारे पास आई यहाँ पे। तो फ्रेंड्स आपको पता लगा होगा कि √2 और √3 को किस तरह से संख्या रेखा पर विद्यमान करना है, किस तरह से विराजमान करना है। और पाइथागोरस प्रमेय आपको समझ में आई होगी, जिसमें एक समकोण त्रिभुज होता है जिसमें आधार, लंब और कर्ण होते हैं, ठीक है। कर्ण, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। ये समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय है। आई होप फ्रेंड्स आपने पाइथागोरस प्रमेय 8th क्लास में पढ़ी होगी और इसका फॉर्मूला भी आपको अब तक याद होगा। तो इस तरह से √3 संख्या पर विद्यमान है। तो फ्रेंड्स आपने √2 को विद्यमान देख लिया, √3 का देख लिया, ठीक है। अब हम प्रश्नावली की ओर चलते हैं। और एक चीज़ और, इससे पहले प्रश्नावली की ओर बढ़े, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जैसे अब ऐसी कोई भी संख्या नहीं बची है जो संख्या रेखा पर विद्यमान नहीं हो। जैसे हमारे पास जो संख्या रेखा थी, ये जो संख्या रेखा थी, ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है, -1, -2, -3, ठीक है। अब यहाँ पे हम लेके चले थे 1/2, ठीक है, यहाँ लेके चले थे 3/2, इसी तरह से यहाँ पे अनंत तक और यहाँ से अनंत तक। एक अनंत का जो चिन्ह होता है वो इस तरह से होता है, ठीक है, और यहाँ पे ये माइनस का अनंत, ठीक है। अब यहाँ पे आपने देख लिया कि यहाँ से यहाँ तक की जो प्राकृत संख्याएं वो होती हैं, ये पूर्ण संख्याएं होती हैं, ठीक है। और ये जो भी होती हैं सारी की सारी पूर्णांक होते हैं। और सभी पूर्णांक परिमेय संख्या हो सकती हैं। परिमेय संख्याओं को p/q के रूप में डिनोट करते हैं, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। और जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं, उनको p/q के फॉर्म में डिनोट नहीं किया जा सकता, ठीक है तो पूर्णांक ही, जहाँ p और q पूर्णांक होते हैं। और पूर्णांक में क्या है कि -2 भी आता है, -3 भी आता है, 0 भी आता है, +2 भी आता है और +3 भी आता है, 4 भी आता है, ठीक है। तो पूर्णांक होते हैं। तो अब हमने देखा कि यहाँ पे एक 0 और 1 के बीच में √3 भी है, √2 भी विद्यमान है। तो इसी संख्या रेखा पर परिमेय संख्याएं भी विद्यमान है, इसी संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्याएं भी विद्यमान है। तो फ्रेंड्स हम इसको एक तरह से बोल सकते हैं कि जिस संख्या रेखा पर परिमेय अपरिमेय संख्याएं विद्यमान हो, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि परिमेय प्लस अपरिमेय जो संख्याएं हैं
उनसे मिलकर वास्तविक संख्याएं बनती हैं। वास्तविक संख्याएं बनती हैं, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्याओं का जोड़ वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। और वास्तविक संख्याओं को क्या कहते हैं, एक तरह से इंग्लिश में जो बोलते हैं उसको रियल नंबर बोलते हैं, REAL, रियल नंबर्स। और इसको इसीलिए R से डिनोट किया जाता है, जो रियल नंबर होता है R से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ कि जैसे √m, ठीक है, ये m है, ये एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है, इसीलिए यह अपरिमेय संख्या कहलाती है। इसीलिए यह अपरिमेय संख्या कहलाती है। यदि m भाज्य हो, यदि m भाज्य संख्या हो, जैसे मान के चलो 4 है, ठीक है, तो इसका जो अंडर रूट है वो निकल के आ जाएगा 2, ठीक है। या फिर जैसे √9 हो, इसका वर्गमूल निकल के आ जाएगा 3, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब हम प्रश्नावली 1.2 की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन और आ रहा होगा आपके मन में, यदि √6 हो हमारे पास में, तो क्या यह परिमेय है या अपरिमेय है? ये परिमेय है या अपरिमेय है? ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा। ऐसी बहुत सी सारी संख्याएं जो भाज्य होती हैं। ये क्या है कि 2 से भाज्य है, 3 से भी भाज्य है, ठीक है। ऐसी एक संख्या और ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं, √12 ले लेते हैं, ठीक है। ये सभी क्या है कि एक किसी न किसी संख्या से भाज्य है। तो ये किस तरह से ये परिमेय हो सकती हैं या अपरिमेय हो सकती हैं, इसकी चर्चा हम 10th क्लास में करेंगे। आपको यहाँ तक नहीं देखना है, ठीक है, आपको इतना समझना है संख्या पद्धति में। अब प्रश्नावली 1.2 की तरफ चलते हैं। प्रश्नावली 1.2 में पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, वो मैं आपको बोर्ड पर लिख देता हूँ। तो स्टूडेंट्स, बोर्ड पे आपकी संख्या पद्धति प्रश्नावली 1.2 का पहला सवाल लिखा हुआ है। तो पहला कथन, तो इसमें सवाल देख लेते हैं। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपना उत्तर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सभी क्वेश्चन आप अपने हिसाब से कर सकते हो। यदि आपने मेरी वीडियो पूरी अच्छी तरह से देखी है तो प्रत्येक पहला कथन देख लेते हैं, मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ। फिर भी आपको यदि आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ देख लीजिए। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं आपको ये पता होगा कि परिमेय प्लस अपरिमेय, ये सभी संख्या मिलके वास्तविक संख्या बनाती हैं। वास्तविक संख्या बनाती है, ठीक है। तो आपको इससे ही समझ में आ रहा होगा कि पूछ क्या रहा है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि सभी अपरिमेय संख्या
जो वास्तविक रेखाखंड होता है उसी पर विद्यमान होती है। ठीक है, तो इसको बोल सकते हैं हम, जो पहले कथन का आंसर होगा वो होगा कथन कथन सत्य है। ठीक है फ्रेंड्स, और कारण सहित अपना उत्तर देना है। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या कोई भी ले सकते हैं अपन, अपरिमेय संख्या जैसे अंडर रूट 2 ले लो। अंडर रूट 2 एक वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो कथन दूसरे पर आते हैं हम। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूं। तो सेकंड का आंसर क्या होगा? संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु m के रूप का होता है, यानी कि ये कह रहा है जो संख्या रेखा है इस पर जो ये सभी बिंदु हैं, ठीक है, ये अंडर रूट m के रूप में होंगे जहां m एक प्राकृत संख्या है। और फ्रेंड्स, आपको प्राकृत संख्या पता है? प्राकृत संख्या क्या होती है? जो 1 2 3 4, ठीक है, प्राकृत संख्याएं होती हैं ये। ठीक है, अब संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु m के रूप का होता है, तो प्रत्येक बिंदु तो इधर भी m के रूप में हो सकता है, उधर भी m के रूप में हो सकता है, अंडर रूट के रूप में। ठीक है, तो ये एक तरह से देखा जाए तो जहाँ m एक प्राकृत संख्या है, तो m इधर देखें तो m इधर तो प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि इधर तो -1 है, -2 है, -3 है। यदि m का मान -2 लेके चलें, ठीक है, तब तो ये असत्य हो गया कथन। तो इसका कथन हम यही लिखेंगे, कथन असत्य है। ठीक है, कारण कारण लिख देंगे, जैसे मान के चलो अंडर रूट m में m का मान -3 ले लो या 2 ले लो या 4 ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक है, -3 हो तब m एक प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सेकंड कथन का आपके पास उत्तर हो गया। ये जो आपका उत्तर है कथन असत्य है। अंडर रूट m में m का मान -3 हो, यहाँ 3 की जगह कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, -2 ले सकते हो, -4 5 6 कुछ भी ले सकते हो। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु m के रूप का होता है। ठीक है, ये कथन असत्य हो गया यदि प्राकृत संख्या है। तो इसको अपन मिटा देते हैं। तो आप इसको नोट कर लिए होंगे या फिर नोट कर लेना वीडियो को पॉज करके। अब कथन 3 की ओर चलते हैं, इसका आंसर क्या होता है? ठीक है, ये क्या कहता है? प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो फ्रेंड्स, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। हमने पहले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि परिमेय प्लस अपरिमेय, ये दोनों संख्याएं मिलके एक वास्तविक संख्या का, वास्तविक रेखाखंड का निर्माण करती है। वास्तविक संख्याएं, ठीक है, वास्तविक संख्याएं।
तो कथन क्या कह रहा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या यानी कि प्रत्येक वास्तविक संख्या यानी कि इस रेखाखंड पर उपलब्ध सभी संख्याएं, ठीक है, 1 2 3 -1 -2 -3, ये सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो फ्रेंड्स ये कथन तो असत्य हो गया, ठीक है, क्योंकि वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनती है, जबकि ये कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। ऐसा नहीं होता है क्योंकि इसमें परिमेय संख्याएं भी आती हैं। तो ये कथन हो गया हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा कथन असत्य है, क्योंकि संख्या रेखा पर संख्या 4 लेके चलते हैं, या फिर कुछ भी ले लो, इसकी जगह आपका मन करे वो ले लेना, 3 ले लेना, 5 ले लेना, 7 ले लेना, ठीक है। संख्या एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपकी प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन है, कथनों पर आधारित है, कारण सहित आपको उत्तर बताने हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपका पहला क्वेश्चन खत्म होता है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, उसको देखते हैं वो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको लिख रहा हूँ बोर्ड पे, प्लीज देखना। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 आपका कहता है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या है। तो आपको कितनी बार मैं बता चुका हूँ फ्रेंड्स कि जो धनात्मक 0 1 2 3 4, ठीक है, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होती हैं। तो अपरिमेय संख्या तो आप जानते हो कि कौन सी होती है। अपरिमेय संख्या वो होती है, ठीक है, जिनमें m एक अभाज्य है। तो m एक अभाज्य है, ठीक है। तो इसकी चर्चा हम कैसे होते हैं अभाज्य, इसकी हम 10th क्लास में चर्चा करेंगे। तो अभी तो हम ये देख के चलते हैं कि धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। अपरिमेय को हम √m के रूप में व्यक्त करते हैं, ठीक है। अब इसमें से अपन मान के चलो √3 लें, तो ये तो संख्या है अपरिमेय। यदि √4 ले लेते हैं तो इसका वर्गमूल तो आ जाएगा हमारे पास में 2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये कथन एक तरह से क्या हो गया, असत्य हो गया। तो क्या सभी धनात्मक पूर्णांक वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं, ठीक है। तो अगर उदाहरण पूछे तो एक वर्गमूल का उदाहरण दीजिए, तो उदाहरण आप दे सकते हो कि √4 का वर्गमूल, या संख्या 4 का वर्गमूल, ऐसे लिखते हैं इसको, संख्या 4 का वर्गमूल, यानी कि वर्गमूल का निशान होता है हमारे पास √, ठीक है। 4 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2, ठीक है। तो ये एक क्या हो गया, परिमेय है, परिमेय संख्या होगी। 2 क्या हो जाएगा, यदि हम इसके नीचे 1 लगा दें तो p/q की फॉर्म में आ जाएगा ये, ठीक है। जहाँ 2p है 1q है, ठीक है। तो ये परिमेय हो गई। तो ये आपके दूसरे का आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। तो फ्रेंड्स अभी भी आपके समझ में कुछ नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको पूरा बता दूंगा, वापस से समझा दूंगा। तो किसी भी प्रकार की समस्या आएगी तो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या है कि देखो, पहले √2 को संख्या रेखा पर विद्यमान किया था,
तो स्टूडेंट्स, हम प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं और इसमें देखते हैं कि √5 को किस प्रकार से संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है या फिर निर्धारित किया जा सकता है या फिर विद्वान किया जा सकता है। ठीक है, इससे पहले हमने वीडियो में ही √2 और √3 को किस तरह से विद्वान किया था वो हमने देखा था। जैसे संख्या रेखा है, ठीक है, ये है 0, ये है 1, ये है 2। ठीक है, हमने इसको एक इकाई माना था 1, इसको माना था 1। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज बनाया था ए बी सी, ये 90 डिग्री का कोण हो गया। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगाई थी समकोण त्रिभुज में, तो इसकी वैल्यू आई थी √2। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बाद में हमने √3 की वैल्यू निकाली थी। √3 की वैल्यू कैसे निकाली थी कि ये जो रेखाखंड है ए बी, इस पर हमने एक लंब डाला यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना। ठीक है, और यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर एक चौथा बिंदु ले लिया डी। अब समकोण त्रिभुज बी ए डी में इसकी वैल्यू हमने ली थी 1। ठीक है, इसकी ली थी √2 और हमारे पास ये वैल्यू निकल के आई थी √3। ठीक है, इससे हमने इसका ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है और कुछ नहीं। जैसे इसका अपन त्रिज्या लेके इसको यहाँ से, ठीक है, और इसकी अगर अपन त्रिज्या लें तो ये इसकी वैल्यू आएगी यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, ये तो हो गया √2, ये हो गया √3। सॉरी, √5 को किस प्रकार से निरूपित किया जा सकता है। अब √5 को किस प्रकार से निरूपित किया जा सकता है, यदि अब जैसे √5 कैसे आएगा, तो √5 को लाने के लिए √3 का स्क्वायर करना पड़ेगा प्लस √2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तब जाके √5 की वैल्यू निकल जाएगी। तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा √5। तो हमारे पास देखो यहाँ पर आधार है एक तरह से 3, हमें लंब की ज़रूरत है, तो लंब हम लेके चलेंगे √2। तो √2, तो यहाँ से √2 का एक लंब डालेंगे। ठीक है, ये 90 डिग्री का कोण हो गया। ठीक है, सॉरी ये थोड़ा सा हो गया, यहाँ से 90 डिग्री का कोण बना। अब जो ये जो एक त्रिभुज अलग से बना है, ठीक है, ये भी हो गए और ये ले लेते हैं ई। अब समकोण त्रिभुज बी डी ई में, ठीक है, ये भुजा ज्ञात करनी है बी ई। बी ई का मान कितना आ जाएगा, और ये हमने लिया था √2। ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे बी ई की जो वैल्यू आ जाएगी √5। हमने यहाँ से निकाल के देख ली कि √3 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर। ठीक है, तो वैल्यू बनाएगा जो कर्ण की वैल्यू होगी, कर्ण इसका ये हो गया √5। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम √5 को जो सर्किल होता है उसकी त्रिज्या लेके चलेंगे। ठीक है, तो हम इसको यहाँ से लेके चलें तो एक तरह से ये मान लो कि ये आया यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या है कि थोड़ा
स्केल का फ़र्क है और कुछ नहीं। ये थोड़ी सी ऊपर नीचे हो रही है, जो मैंने क्या है कि हाथ से ही ड्रॉ की है। तो आप इसको समझ लो कि जैसे अंडर रूट जो 5 की जो वैल्यू होती है वो होती है ये, तो अंडर रूट 5 की वैल्यू होती है 2.236, ठीक है, 2.236। और दशमलव के बाद में हम संख्याओं को एक एक करके ही बोलते हैं, जैसे 2.236, ऐसे बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे कि 2.236, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो अंडर रूट 5 की वैल्यू होगी 2.236। तो हम इसको इस संख्या पर कैसे निरूपित करेंगे कि एक तो हमारे पास ये आ गया, दूसरा ये आ गया, तो 2.236 दो के बाद में ही आएगा, तो यहाँ पे अंडर रूट 5 को विराजमान कर देंगे, क्योंकि अपन ने अंडर रूट 5 को एक त्रिज्या लेके माना है, तो यहाँ पे जितनी लेंथ होगी उतनी ही लेंथ यहाँ पे होगी। तो फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ गया होगा कि संख्या रेखा पर अंडर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये आपकी प्रश्नावली 1.2 यहाँ पर समाप्त होती है। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी डालने वाला हूँ मैं। और इससे आपको यदि कोई भी बेनिफिट हो रहा है या फिर अच्छा लग रही है वीडियो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना। और फ्रेंड्स मैं ऐसे ही पढ़ाऊँगा और आपको जो 9th क्लास में जो भी समस्या आएंगी वो मैं आपको सॉल्व करवाता रहूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू समय देने के लिए एंड ऑल द बेस्ट। कुछ समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लेना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।